नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर। हिमाचल दौरे का तीसरा दिन है जेपी नड्डा के दौरे का। कुल्लू में बीजेपी की रैली में हिस्सा लेंगे और कुल्लू के ढालपुर मैदान में यह रैली होनी है। रैली को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। 2024 का रण साधने की कोशिश की जाएगी। तो यह बड़ी खबर से, बड़ी अपडेट से आपको यह हम बता रहे हैं। आज ये रैली होनी है जेपी नड्डा की और इसको लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और आज ये कुल्लू में ढालपुर मैदान में रैली होनी है 2024, जिसको लेकर ये रैली की जाएगी और संबोधन भी रहेगा जेपी नड्डा का। तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। तमाम दिग्गज जो है वो भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। तो आज ये रैली होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं और आज ये जो रैली होनी है कुल्लू के ढालपुर मैदान में यह रैली होगी, जिसको संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा। 2024 मिशन 2024 को लेकर यह रैली होनी है और संबोधन में तमाम जो उपलब्धियां रही हैं केंद्र सरकार की 9 साल की, वो उपलब्धियां भी गिनवाई जाएंगी और जनता को संबोधित भी करेंगे जेपी नड्डा और तमाम दिग्गज भी उनके साथ मंच शेयर करते हुए आज नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। हिमाचल से जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है रैली को लेकर, बीजेपी की रैली को लेकर 2024 का रण साधेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आज तमाम दिग्गज भी उनके साथ मंच शेयर करते हुए नजर आएंगे। तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद होंगे और संबोधन भी आज रहेगा जेपी नड्डा का। अपने संबोधन में वो केंद्र सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां रही हैं अब तक, जो 9 साल में जो बड़े काम केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता के लिए किए गए हैं, वो उपलब्धियां ये रखी जाएंगी। तो उसी को लेकर ये तैयारियां लंबे समय से चल रही थी और आज जो रैली होने वाली है महारैली, इस रैली को नाम दिया गया है क्योंकि तमाम दिग्गज इस रैली में मौजूद होंगे और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो इस रैली का हिस्सा बनेंगे। उनका संबोधन रहेगा इस रैली में और हिमाचल दौरे का आज तीसरा दिन है जेपी नड्डा का। तो आज जो संबोधित वो करेंगे रैली में और कुल्लू के ढालपुर मैदान में यह रैली होनी है, जिसमें संबोधन का कार्यक्रम भी रखा गया है और तमाम दिग्गज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे इस मौके पर। और मिशन 2024 को लेकर जिस तरह से रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है और आज संबोधन भी ये रहेगा और 9 साल की उपलब्धियां जो केंद्र सरकार की रही हैं वो भी सामने रखी जाएंगी। और वही अपने हिमाचल दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने अपने गृह जिला बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक में हिस्सा लिया था और शाम को जेपी नड्डा मंडी भी पहुंचे थे और कंगनीधार हेलीपैड पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने साथी विधायकों के साथ जेपी नड्डा का भव्य स्वागत यहां पर किया था। और मौके पर जहां जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया, तो वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से कमर कसने की भी अपील की है। जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर बरसते हुए वो नजर आए हैं। विपक्षी दलों पर मुहावरों के तहत तंज भी कसे उन्होंने कसे हैं। विपक्ष के हाथी के दांत हैं जो दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग होते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हालिया रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब में रिजर्वेशन का खुलेआम हनन किया जा रहा है और ओबीसी को उनके जायज अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में जो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा पिछड़ाओं के हितैषी बनकर वह जातिगत जनगणना के पक्षधर बने रहे हैं, वह सरेआम उनके हितों का हनन कर रहे हैं और जो उनको ओबीसी के कोटा में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें वो सेंध लगा रहे हैं। ये लोग, इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ओबीसी आयोग से मैं निवेदन करता हूं कि इसको गहराई से इसका एग्जामिनेशन हो और लोगों को न्याय मिले, पिछड़ा वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके, इसका प्रयास होना चाहिए।
और वहीं केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने न सिर्फ शिमला बल्कि अपने ताबड़तोड़ दौरों के जरिए प्रदेश भर की जनता संग तालमेल बिठाने की भी कोशिश की है। इसके तहत अनुराग ठाकुर ऊना के लोगों से भी मिले हैं, सोलन की जनता का भी हालचाल उन्होंने जाना और गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव बंजाल में भी अनुराग ठाकुर ने महाव्यापार सम्मेलन में शिरकत की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी की तरफ से 9 साल में हुए परिवर्तन और जनता का ध्यान आकर्षित किया है। और सोलन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सिद्ध बाबा मेले के समापन समारोह में भी उन्होंने अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिए उनकी ओर से लगातार काम किया जा रहा है। और शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। 43 स्थानों पर 6वें रोजगार मेले का आयोजन यह किया गया था और देश के 70,000 युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र ये दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेले को संबोधित भी किया है। रोजगार मेले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। आज देश के लगभग 43 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया और 70,180 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए। ये छठा रोजगार मेला था। पहला 22 अक्टूबर 2022 को लगा जिसमें 75,000 नौकरियां देने का कार्य हुआ। उसके बाद अगले सभी 5 मेलों में 70,000 तो कहीं 71,000 नौकरियां देश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में दी गई और 10 लाख नौकरी हम इस वर्ष देकर पूर्ण करेंगे। मोदी जी की सरकार जहां रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर खड़े कर रही है, वहीं विदेशी पूंजी निवेश भी पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर गया है। भारत का निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर है और जहां तक महंगाई दर की बात है उसको बहुत नियंत्रण में रखा गया, फिर एक बार कम आई है 4% के लगभग। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के जो कदम हैं वो सही दिशा में उठ रहे हैं। जहां एक और रोजगार उत्पन्न हो रहा है वहीं रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की गारंटियां तो हर राज्य में फेल हुई हैं और अपने अपने राज्यों को कर्जे में डुबोने का काम भी किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, सुक्खू जी जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो ये सरकार आगे से कोई कर्जा नहीं लेगी। हिमाचल प्रदेश का कर्जा भी कम करेगी, अगले 5 वर्षों में कर्जा मुक्त करेगी और मेरी बहनों के खाते में जो प्रदेशवासियों को कहा था 1500 रुपये ब्याज समेत पिछले 6 महीने के इस महीने आने शुरू हो जाएंगे। 2 रुपये किलो गोबर जो ढेर लगा उसको खरीद लिया जाएगा। 100 रुपये लीटर दूध कल से ही कांग्रेस की प्रदेश की सरकार खरीदना शुरू कर देगी क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। अब तो हनीमून पीरियड भी ओवर हो गया भाई। सर, आर्थिक स्थिति और 1000 करोड़ शायद ही उनकी गारंटी में पेंशनर्स को पेंशन देना और सरकारी कर्मचारियों को उनका वेज देना, अब ये कहेंगे हमारी गारंटी में नहीं था। आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल में बादल फटने से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मंडी में कई बीघा जमीन पूरी तरह से बह चुकी है। दुकानों मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। 40 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए रात के वक्त की, ये तस्वीरें जिस तरह से बादल फटा है और उसके बाद जो मंजर है वो आपके सामने है। हालांकि बताया जा रहा है कि कोई जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मकानों और दुकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 40 लोग जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मानसून से पहले कुदरत का यह कहर, हालांकि मानसून आने में अभी वक्त है लेकिन उससे पहले ही तबाही की तस्वीरें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये मंडी में कई बीघा जमीन ये बह चुकी है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मवीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बादल फटने से बड़ा नुकसान ये हुआ है। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी सचिन, बता दें कि बीती रात को 5 और 6 बजे के करीब की यह घटना है। फ्लैश फ्लड के कारण जो है कई बीघा जमीन यहाँ पे धंस गई है। आड़ाबोई गांव बताया जा रहा है जहाँ पे ये फ्लैश फ्लड आया है और एक गौशाला जिसमें एक गाय की मौत हो गई है। वहीं 2 गाड़ियां भी इस पेट में आई है। फ्लैश फ्लड के कारण जो है कई जगह भी जो नुकसान हुआ है। आसपास के इलाके में
बता दें कि जो अभी तक जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जो हमारे तक अभी तक जानकारी पहुंची है, प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और जो है जायजा लिया जाएगा और नुकसान का जो है आकलन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मंडी में भी एक जगह जो है बास पुल के पास जो है दीवार धंसने से जो है एक डंगा धंसने से जो है यहाँ भी नुकसान हुआ है। हालांकि जो अभी तक जो है बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ है, पर जो कहर है जो बरसात में जो है पहले ही ढहाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल धर्मवीर, बरसात से पहले कुदरत ने जो कहर यहां पर ढाया है, क्योंकि बादल फटने से भारी नुकसान ये हुआ है। हालांकि जानमाल का तो नहीं, लेकिन जो मकान और दुकानें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। आप बता रहे हैं कि अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। इतना बड़ा नुकसान, अधिकारी अब तक नहीं पहुंचे, वजह इसके पीछे क्या है? जी बता दें कि ये दुर्गम इलाका है, नेहरी सुंदरनगर के तहत पड़ता है, दुर्गम इलाका है। वहाँ पर अभी जो तहसीलदार से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो नुकसान इतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो है जो जमीन है, जो नाला है, खड्ड है, उसके साथ लगती हुई जमीन धसी है। वहीं जो गौशाला थी और 2 गाड़ियां थी, उन्होंने बताया कि मौके पर जो है अधिकारियों को भेजा जाएगा और नुकसान का भी आकलन किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बड़ा नुकसान। हालांकि ये इसलिए नहीं है क्योंकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुकानों, मकानों को और वाहनों को नुकसान जरूर पहुंचा है। और वे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कुल्लू दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर 10 पंचायतों ने पर्यटन विकास को लेकर 18 बिंदुओं का विजन डॉक्यूमेंट्स राजस्व मंत्री को सौंपा है, जिसमें क्षेत्र का हेरिटेज स्वरूप बनाने और पर्यटन के क्षेत्र में घाटी आगे बढ़ाने को लेकर मांग यह की गई है। प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग रखी है कि तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट को पारित किया जाए। लोकल आदमी को ज्यादा फायदा मिले और बाहर वालों को कम से कम फायदा मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स बने, मल्टीपल बिल्डिंग्स ना बने, 500 कमरे के होटल ना बने, 100 क्योंकि वो तो बाहर वाले लोगों के पास तो पैसा है, वो आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, 100 कमरे का होटल बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि 3 मंजिल से ऊपर, 12 कमरे से ऊपर ना बने। लेकिन हम जो यहाँ पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारी पिछले 2-3 सालों से एक मांग है। तीर्थन घाटी जो है एक ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के अंडर ये हमारी एक घाटी है, उभरता हुआ एक पर्यटन स्थल है। वहाँ पर पर्यटन किस दृष्टि में आगे बढ़ना चाहिए? वहाँ के हमारे जो संसाधन है, सीमित संसाधन है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर ऐसा पर्यटन डेवलप हो जो एक टिकाऊ, दीर्घकालिक और लोगों के लिए लाभप्रद हो। और बिलासपुर में शराब के ठेके को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव विवेक कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम पर निशाना उन्होंने साधा है। विवेक कुमार ने कहा कि पहले जयराम ठाकुर पूरी जानकारी जुटा लें, फिर वो कोई बयानबाजी इस पर करें। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की बयानबाजी को बेकार बता दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी के नेताओं ने गुमराह किया है। विवेक कुमार के अनुसार पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही शराब का ठेका यह खुला हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक बयान दिया और जिसमें कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में शराब का ठेका खोल दिया, जो अखबार के अंदर उनकी स्टेटमेंट लगी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पहले सही से जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी, उसके बाद ही बयान देना चाहिए था। जबकि साक्ष्य ये है, जो ये एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड है, आबकारी कराधान विभाग के द्वारा जो रिकॉर्ड दिया गया है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 8 अगस्त 2019 को जो है वहां पर शराब का ठेका खुल चुका था। और धार्मिक आस्था के केंद्र श्रीखंड महादेव देश के मुश्किल टैक्स में से एक है और जिसके लिए प्रशासन की अनुमति बेहद जरूरी होती है। बावजूद इसके कुछ लोग बिना परमिट के ही श्रीखंड की मुश्किल चढ़ाई वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुल्लू के श्रीखंड महादेव की यात्रा प्रशासनिक तौर पर 7 से 20 जुलाई तक ये शुरू की जाएगी, लेकिन अभी से ही कुछ श्रद्धालुओं की ओर से चोरी छिपे यात्रा पर चले जाने का मामला ये सामने आया है। इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इन दिनों लगातार बिगड़ते मौसम के बीच यात्रा में जान भी जा सकती है। तकरीबन 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जाना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। जनता टीवी आपसे भी अपील करता है कि किसी भी ट्रैक पर जाने से पहले प्रशासनिक अनुमति और संबंधित नियमों का पालन आप जरूर करें। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय
आपने रेज़ किया है। जो श्रीखंड यात्रा है वो अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट यात्रा है और इसको कम समय के लिए छोटे से अंतराल में जब हम लोग ऑफिशियली चलाते हैं तो उस दौरान जो है हमारी पूरी रेस्क्यू टीम्स, हमारा पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पे रहता है ताकि कोई भी इंडिविजुअल को अगर यात्रा के दौरान कोई समस्या आए तो उनको तुरंत इवैक्यूएट करा जा सके, उनको मेडिकल असिस्टेंस जो है वो तुरंत दी जा सके। तो इस समय पे जब हमने श्रीखंड यात्रा को नहीं चलाया है, उसको ऑफिशियली नहीं ओपन किया है, तो मेरा सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि काइंडली इस समय पर जो है वो उस तरफ ना जाएं, बिकॉज़ किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी को रेस्क्यू करना और उन तक मदद पहुंचाना जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मली भी हम लोगों ने जब श्रीखंड महादेव यात्रा की ट्रस्ट की बैठक करी थी तो उस बैठक में ये डिसाइड किया था कि हमारी यात्रा की तिथियां क्या होंगी। तो जो डेट्स डिसाइड करी गई हैं उन डेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी ऑनलाइन हम अपनी वेबसाइट पे खोल दिया है। तो हमारा सभी से आग्रह है कि जो भी प्लान करना चाहते हैं वो उस ऑफिशियल विंडो में प्लान करें। और हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों को सरकारी विभागों में कार्यरत करने की प्रक्रिया ये शुरू हो गई है और इसी कड़ी में हमीरपुर में प्रदेश विभिन्न जिलों ने दिव्यांगों और सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगनाओं और आश्रितों को साक्षात्कार करवाने के लिए बुलाया गया है, जहां पर इनके प्रमाण पत्रों की जांच भी की गई है और सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद पूर्व सैनिकों को पदों पर भी तैनात कर दिया जाएगा। आज लाइनमैन और इलेक्ट्रिशियन का डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है और इनकी क्वालिफिकेशन का जो कागज होने मांगे हैं इस प्रकार से मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन और मैट्रिक विद 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ HP। इसकी कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल 2023 तक। जिन्होंने सैनिकों ने 30 अप्रैल 2023 तक नाम दर्ज किए ना उनको उनकी कट ऑफ डेट ये है और आज इनकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं और तकरीबन 60 भूतपूर्व सैनिक हमारे यहाँ पर आए हैं। और धर्मशाला डाइट कॉलेज के बाहर जेबीटी धारकों ने जेबीटी भर्ती में बीएड धारकों को स्थान देने में रोष प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती में प्रमाण पात्रता देने का निर्णय सही नहीं है। जेबीटी यूनियन के प्रदेश महासचिव जगदीश मंडियाल का कहना है कि शिक्षा विभाग की बैच वाइज भर्ती में जेबीटी धारकों को कोई स्थान नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में जेबीटी धारकों को स्थान देने की मांग उठाई है। इस पर में आज से कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि जो हाल ही में जेबीटी बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को नियुक्तियां दी गई है। हम पिछले कई वर्षों से ही इसका विरोध करते आए हैं बैच वाइज में और या कमीशन में जैसे भी होता है बीएड को जेबीटी में एंटर ना किया जाए, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। उससे पहले जो है सरकार का जेबीटी में बीएड को शामिल करना सरासर गलत है। हम पहले जो काउंसलिंग हुई थी उस टाइम से बोल रहे हैं कि बीएड को एंटर ना किया जाए। उस टाइम भी हमारे जो है डाइट के द्वारा जो है क्लासेस का बहिष्कार किया गया था और हमारे द्वारा बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर को मेमोरेंडम दिए गए थे। चलो ठीक है, आपने बीएड को एंटर करना है, कोई बात नहीं, कर लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू रूल करिए ना। और शिमला में पर्यटन सीजन मौजूदा समय में शीर्ष पर चल रहा है। ऐसे में भारी तादाद में वाहन प्रदेश की राजधानी शिमला भी पहुंच रहे हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज शहर के अंदर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना है। वहीं शिमला पुलिस के एसपी संजीव कुमार गांधी ने 1 मिनट प्लान के जरिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में वो जुटे हुए हैं और इस प्लान को लेकर लोगों की अच्छी और बुरी प्रतिक्रिया के बीच एसपी का कहना है कि पर्यटन सीजन के चलते सामान्य से 2 गुना ज्यादा गाड़ियां शहर में आ रही हैं, तो शहर के अंदर ज्यादा जाम लगने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लेकर जो बात करते हैं तो बहुत से लोगों को ये प्लान समझ भी आ रहा है और बहुत से लोगों को ये प्लान ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा है। बेसिकली 1 मिनट ट्रैफिक प्लान इज जस्ट ऑर्डिनरी एक्सरसाइज, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि शहर के अंदर गाड़ियों को कंट्रोल्ड तरीके से छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक साथ गाड़ियों को छोड़ देंगे, जैसे कि पहले हमारा सिस्टम चलता था कि गाड़ियां लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस में आएंगी, तो हमारे बॉटलनेक्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो गाड़ियों को हजारों की संख्या में जो है एक साथ क्रॉस करा पाए। और भोपाल में राष्ट्रीय स्कूल बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता का आयोजन यह किया गया है, जिसमें किन्नौर की अदिति ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। अदिति लंबे समय से JSW जल विद्युत परियोजना के सौजन्य से देश के विभिन्न स्थानों पर बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता का प्रशिक्षण वो ले चुकी हैं और वहीं घर पहुंचने पर पदक विजेता अदिति का भव्य स्वागत किया गया है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।